हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। अगर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब सेशन हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट रहने वाला है, द लिविंग वर्ड के MCQs। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। अच्छे चैप्टर से अच्छे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिले होंगे, और हमेशा से ही आपको यहाँ पर देखिए एक चीज़ और क्लियर कर लें कि आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करनी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब वो सब कुछ आपका डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे। तो अब आपकी स्टार्टिंग हम करेंगे। ठीक है, सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। सारे बायोलॉजी के कंप्लीट करेंगे चैप्टर को, आपके साथ में नए नए MCQs को शेयर करेंगे। प्रैक्टिस करते रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें 2024-2025 के लिए। ठीक है, तो चलिए अब अपने क्वेश्चंस की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट्स, आपको स्लैश दिया है, यहाँ पर फिलअप करना है एंड यहाँ पर भी आपको फिलअप करना होगा। आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यहाँ पर आपसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पूछा है हायर एनिमल और प्लांट्स में। देखिए हमेशा अगर आपसे यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात की जाए अगर एनिमल और प्लांट्स है, तो हमेशा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ही दो इवेंट्स होते हैं। ठीक है, दो एक यहाँ पर म्यूचुअल इवेंट है। म्यूचुअल देखिए ग्रोथ होगी तो यहाँ पर म्यूचुअल आप कह सकते हो, रिप्रोडक्शन है तो उसे म्यूचुअल कह सकते हो कि यहाँ पर वो मैच्योर हो चुका है, इसलिए यहाँ पर इनको ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आपके सामने ये रीज़न है, अगर चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे आप इसको अपने आप खुद से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है वो भी देखते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यहाँ पर मल्टी सेलुलर की बात हो रही है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। सेम आपको स्लैश यहाँ पर दिया हुआ है। रिफ़र टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। ठीक है, रिफ़र टू एज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर। ठीक है, मोर मतलब ज़्यादा और कम सिमिलर भी हो सकता है टू दोज ऑफ पेरेंट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है, पहले बात तो ये देखिए, आप मल्टी सेलुलर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, यहाँ पर प्रोजेनी की बात हो रही है। तो इसमें क्या हो सकता है, फीचर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि वो कम भी सिमिलर हो सकता है, मतलब ज़्यादा भी सिमिलर हो सकता है और कम भी सिमिलर हो सकता है। किससे? अपने पेरेंट्स से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आप फिलअप करोगे, जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्सिक्वेंसनेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ पर कौन सा आपका सही ऑप्शन रहेगा। अगर यहाँ पर देखिए सिंपली आप एक चीज़ समझिए कि आपसे यहाँ पर प्रोजेनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोर और लेस सिमिलर। ठीक है, टू दोज पेरेंट की बात हो रही है, मतलब पेरेंट से या तो सिमिलर है, थोड़ा हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मल्टी सेलुलर जो है, रिप्रोडक्शन रिफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। समझ रहे हैं, यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होगा वो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। देखिए जब रिप्रोडक्शन होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तभी एक प्रोजेनी होगा। प्रोजेनी होगा तो वो अपने पेरेंट्स की तरह होगा या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन, वो आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड के हम सेकंड ऑप्शन को सही करते हुए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसका जो ऑप्शन है वो बी वाला है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, रिप्रोडक्शन इंश्योर दैट द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपका जब रिप्रोडक्शन होगा तो स्पीसीज क्या रहेगी, कंटिन्यूसली आपकी नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन बढ़ती रहेगी। ठीक है, यहाँ पर जनरेशन आफ्टर टू जनरेशन, जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जेनेटिक की बात हो रही है। जेनेटिक आपका नेक्स्ट काफ़ी आगे चैप्टर है, वो आपने पढ़ रखा होगा तो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, क्रिएट होते रहते हैं एंड इनहेरिटेड होते रहते हैं। किसमें? जब रिप्रोडक्शन होता रहता है, यानी कि रिप्रोडक्शन की जो फेज़ चलती रहती है उसी के यहाँ पर जो टाइम चलता है, ठीक है, उसी के ड्यूरेशन में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। क्या? जेनेटिक वेरिएशन, क्रिएट एंड इनहेरिटेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 3, फैमिली आर करेक्टराइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कोई फैमिली है, उसको किस बेस पे आप करेक्टराइज कर सकते हो, ठीक है, कि वो एक प्लांट फैमिली है। तो कैसे आप करेक्टराइज करोगे, यहाँ पर देखिए वेजिटेटिव होगा और इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट से, ठीक है, ये भी आपको पता है वेजिटेटिव होता है एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट से होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। इसका रीज़न भी समझ लेंगे अच्छी तरीके से। ए फैमिली इज सब डिवीज़न ऑफ एन ऑर्डर कंसिस्टिंग ऑफ द ग्रुप रिलेटेड टू द जेनेरा विच इज टर्न इनटू द कंपोज ऑफ ग्रुप रिलेटेड टू स्पीसीज, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये रीज़न दे रखा है, लिख लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 देखते हैं। द सम ऑफ टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन, देखिए पहले भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो यहाँ पर आप सम ऑफ टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको टिक करना है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। हमेशा याद रखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, हमेशा इस क्वेश्चन को बार बार से रिपीट करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने दोबारा से फिर रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, याद करते हुए चलें। द सम ऑफ टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी इज़ नोन एज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सेल डिवीज़न ऑकर, यहाँ पर आपको फिलअप करना है, फिर से सेल डिवीज़न की बात हो रही है। सेल डिवीज़न अकर, ठीक है, इन प्लांट एंड स्लैश इन एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, समझेंगे किस तरीके से। प्लांट डिवीज़न क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या देखा, कंटिन्यूसली हो सकता है, ठीक है। वन अप टू ए सर्टेन एज तक हो सकता है। यहाँ पर प्लांट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक पूछा है, एक पर्टिकुलर समय पूछा है कि कब तक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो श्योर है कि कंटिन्यूसली होगा, सेल डिवीज़न कंटिन्यूसली होता रहता है प्लांट्स में, ठीक है। और यहाँ पर कब तक होगा ये भी आपको बताना है, जो कि आपको एनिमल में बताना है, ठीक है। कब तक होगा, एक इसको कोई पर्टिकुलर फिक्स होता है कि नहीं होता है, वो भी आप समझिए। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले तो ऑप्शन अपना 1 देखा, तो आपको ये करेक्ट लगा होगा, बिकॉज ये करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ओनली अप टू ए सर्टेन एज आपका एनिमल में रहता है और कंटिन्यूसली आपका यहाँ पर प्लांट्स में रहता है। जब भी आपसे यहाँ पर सेल डिवीज़न की बात हो रही हो, एनिमल की हो रही हो और यहाँ पर प्लांट की हो रही हो या फिर आपको एनिमल की हो रही हो, तो हमेशा क्लियर रखें, प्लांट्स में जो सेल डिवीज़न होगा वो कंटिन्यूसली चलता रहता है और एनिमल में एक पर्टिकुलर समय तक रहता है, यानी कि अप टू ए सर्टेन एज आप इसको कह सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, ठीक है। द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजी मल्टीप्लाई बाई। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पूछा है कि किसके थ्रू होता है, कौन सा मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पर। तो देखिए फंजाई अगर वर्ड आप देख लो, एल्गी देख लो, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस देख लो, कहीं भी दिख जाए तो हमेशा ऑप्शन आपको फ्रेगमेंटेशन ही लगाना है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका फ्रेगमेंटेशन करेक्ट रहेगा, आंसर आपका, ठीक है। क्योंकि फंजाई में हमेशा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, फिलामेंटस एल्गी में भी फ्रेगमेंटेशन, प्रोटोनिमा में भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू यहाँ पर डिवीज़न होता है, या मल्टीप्लिकेशन कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन है डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाओगे, क्योंकि देखो प्रैक्टिस ही सबसे एक अच्छा माध्यम है कि आप हर एक एग्ज़ाम को अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो साथ में वीडियो देखते रहें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर मैं मेहनत कर रही हूँ मेरे बच्चों को पढ़ाने में तो बच्चे भी मेरा साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा है कि आप वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सक्लूसिवली अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। अब देखो यहाँ पर आपसे एक फैक्टर पूछा है जो कि अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को, जो कि सीजनली ब्रीडर्स होते हैं बोथ प्लांट और एनिमल्स में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या अफेक्ट करता है, देखो वाटर भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है,
यहाँ पर टेम्परेचर भी अफेक्ट कर सकता है, या फिर प्रोटो पीरियड ही सिर्फ यहाँ पर आपको अफेक्ट कर सकता है, जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, वो कौन सा फैक्टर यहाँ पर पूछा गया, या फिर ऑल ऑफ दीज कर सकता है। ये आपके ऑप्शंस हैं। अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस एक जैसे जो हैं लग रहे हैं, सब बहुत कन्फ्यूज़न होंगे, ठीक है, कन्फ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पर वाटर भी कर सकता होगा, टेम्परेचर भी कर सकता है, फोटो पीरियड भी कर सकता होगा। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, ऑल ऑफ दीज को करेक्ट करके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, अपना ऑल ऑफ दीज को करेक्ट करके आते हैं, और इसके रिगार्डिंग आपका क्या होता है कि आपका आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए कि हमेशा देखिए, कभी भी रिप्रोडक्शन अगर फेज़ चल रही है तो जो सीजनली ब्रीडर्स होते हैं, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो हमेशा प्रोटो पीरियड ही इफेक्ट डालता है, और बाकी चीज़ों का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल फैक्टर ही क्यों ना हो, ठीक है। तो उसका यहाँ पर कोई भी अफेक्ट नहीं होता, ओनली अफेक्टेड बाई फोटो पीरियड, ठीक है, ओनली अफेक्टेड बाई फोटो पीरियड। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका 7 है उसका आंसर आपको सी करेक्ट करना है, यही आंसर आपका सही होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ऑल ऑफ दीज देखो तो वहाँ पर एकदम से टिक नहीं कर देना है, पहले अपने ऑप्शंस को समझिए, क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, फिर अपने क्वेश्चंस को देखिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, उसके बाद जाकर के अपना जो आप माइंड में कैलकुलेशन करते हो, ठीक है, जो आप माइंड में कैलकुलेशन करते हो एक उस हिसाब से अपना आइडिया लगाते हो, तो तब आप अपने आंसर को फिलअप करें, एकदम से हड़बड़ाएं नहीं, और रिफ़्रेश होकर के अपना एग्ज़ाम देने जाएं। हमेशा कभी भी आपका एग्ज़ाम हो, हमेशा रिफ़्रेश मोड में रहें और एक्टिव मोड में रहें। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द की आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग करेक्टर, ठीक है, कंट्रास्टिंग करेक्टर की बात कर रही है, की आर बेस्ड, ठीक है, ऐसी कौन सी कुंजी है जो कि बेस्ड होती है किस पे, कंट्रास्टिंग करेक्टर पे, जनरली इन पेयर कॉल्ड, उस पेयर को क्या बोलेंगे, कॉपुलेट बोलेंगे, ठीक है। कन्फ्यूज़न में बिल्कुल भी मत रहना, हमेशा कन्फ्यूज़न को क्लियर करते रखें, हमेशा क्लियर रखें, हर एक पॉइंट को क्लियर रखें, हमेशा क्या है इसमें कॉपुलेशन भरेंगे। अगर की आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग करेक्टर की बात कर रही है, जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कॉपुलेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीज़न अगर आपको समझना है तो आप रीज़न यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट के थ्रू आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो एक बार हम भी रिपीट कर लेते हैं क्या आखिरकार रीज़न है। सो ये रीज़न आपका देख लेते हैं। द की आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग करेक्टर इज जनरली इन ए पेयर इज कॉल्ड कॉपुलेट, ठीक है। फ्लोरा कंटेन द एक्चुअली अकाउंट ऑफ हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज गिवन एरिया, इट प्रोवाइड द index to the plant species found in a particular area. Manual are useful in providing information for identification and name of species found in areas, ठीक है। तो समझ में आया सभी लोगों को। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा कि आखिरकार ये लिखा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से इसका कहने का मतलब ये है कि द की आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग करेक्टर, ठीक है। जो कीज़ होती हैं, जो कुंजियाँ होती हैं, वो आपके किस पे, कंट्रास्टिंग करेक्टर के ऊपर बेस्ड होती है, जनरली इन पेयर, उनको पेयर में देखा जा सकता है, ठीक है, जिसको हम कॉपुलेट भी कहते हैं। और फ्लोरा की बात हो रही है, तो फ्लोरा क्या है, एक्चुअल में एक अकाउंट मान लीजिए, एक तरीके का अकाउंट है जिसमें कि हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, जो कि एरिया वाइज यहाँ पर उसके अंडर में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके थ्रू, फ्लोरा के थ्रू यहाँ पर जो पर्टिकुलर एरिया हो सकता है, या पर्टिकुलर आप एक वर्ड बोल सकते हो जिसको, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्लांट्स को यहाँ पर टोटली डिस्क्राइब किया जाता है कि वो कौन सी यहाँ पर कैटेगरी में है, कौन सी प्रजाति का है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको एक्सप्लेन आप कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पर कॉपुलेट करोगे, जो कि आपका राइट ऑप्शन है। फ्लोरा अच्छे से पढ़िए तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपको जो यहाँ पर की के बारे में पूछा है, कंट्रास्टिंग, यहाँ पर आपको कंट्रास्टिंग करेक्टर की के बारे में पूछा गया है, तो आपको पेयर जो जनरली इसको बोलेंगे वो हम बोलेंगे कॉपुलेट, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन बी का आप करेक्ट ऑप्शन आप सही करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पर द ऑर्डर जनरली एंड विद, ठीक है। तो ऑर्डर जनरली एंड विद किसके थ्रू, यहाँ पर एलील के थ्रू, ठीक है। एलील के थ्रू यहाँ पर आपका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जनरली एंड हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, ये भी देख लेते हैं। द ऑर्डर जनरली एंड विद एलील्स, ऑर्डर बीइंग बी हायर कैटेगरी इन द assemblage ऑफ फैमिली विद एग्जिबिटेड न्यू करेक्टर्स। ठीक है, चलिए, तो आपका जो 9 का है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट करेंगे, एलील्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर फीचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूनिक फीचर की बात हो रही है। तो वो कौन सा फीचर है जो कि रिक्वायर्ड यहाँ पर पूछा गया है आपसे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर यूनिक फीचर की अगर बात कर रहे हैं तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, ये मिस्टेक है थोड़ा सा। तो यहाँ पर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड इंट्रैक्शन। तो यहाँ पर सही तो ऑप्शन सभी लग रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर पूछे गए हैं। तो फीचर यहाँ पर सभी हैं, ग्रोथ भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होगा, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी भी होती है, सेंस को इन्वायरमेंटल को समझने की सेंस भी होती है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस भी होती हैं, इंट्रैक्शंस भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा आपका डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी को हम करेक्ट करने वाले हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज़ एक्सक्लूसिव करेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। फिर से यहाँ पर इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा है और यहाँ पर ऑप्शंस आपको सेम नहीं मिलेंगे, ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट पूछा है, ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं पूछा, एक्सेप्ट पूछा है इन एन एक्सक्लूसिव करेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। तो पहले ऑप्शंस अपने देखते हैं। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर इन विट्रो, increase in mass from inside only, perception of event happening in environment and their memory, increase in mass of accumulation of material both and surface as well as internally। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखेंगे तो आपसे पूछा है एस्पेक्ट इन एक्सक्लूसिव करेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका बनेगा परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन इन्वायरमेंट ऑफ देयर मेमोरीज। ठीक है, आपका 11 का क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर रीज़न भी समझ लीजिए। ऑल लिविंग थिंग्स हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू देयर इन्वायरमेंट दैट इज़ ऑल्सो स्टिमुलेशन। ठीक है, ये भी आप समझ के रखें, ध्यान से समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following term is used to refer the number of varieties of plant and animal on earth? कौन से टर्म से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे? ठीक है, आपने पढ़ रखा है, किसके अंडर में ये सब चीज़ें आती है? वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल ऑन अर्थ, हमेशा याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हमेशा याद रखना, कभी भी गलत ऑप्शन नहीं लगाना है। बायोडाइवर्सिटी के अंदर प्लांट्स की वैरायटीज़ और एनिमल्स की वैरायटीज़, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। कहाँ पर? अर्थ पर। तो यहाँ पर किस में पढ़ते हैं हम? बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। ICBN का आपको फुल फॉर्म बताना है। ICBN, तो यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर इज़ द राइट आंसर। हमेशा याद रख लीजिए, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये याद करने की ज़रूरत है कि आपका जो ICBN का स्टैंड फॉर होगा, वो मतलब आपका जो फुल फॉर्म होगा वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया था, थोड़ा फ्लो में निकल गया था मुँह से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर आपका इज़ द राइट आंसर। हमेशा इसी को टिक करें, कभी भी मिस्टेक ना करें। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर इज़ द राइट आंसर, स्टैंड फॉर ICBN। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसी से है। बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर का मतलब आपसे पूछा है, यहाँ पर होता क्या है, इसका मतलब आप बताएंगे। तो सिंपली यहाँ पर आप बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर का अगर आप मतलब यहाँ पर रखें तो वो सिंपल आप कह सकते हो कि ऑप्शंस पहले सारे देख लीजिए, ऑप्शंस पूरे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ऑप्शंस क्या हैं? वन नेम गिव बाय द टू साइंटिस्ट, एक नेम है जो कि दो साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया है। वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ ए जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन क्या है? टू नेम एंड वन लेटिनाइड अदर ए पर्सन, ठीक है। टू नेम ऑफ सेम प्लांट, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा? सो आपका आंसर जो सही होने वाला है वो आंसर आपका सही होगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। वन स्पेसिफिक नेम है कंसिस्टिंग ऑफ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। हमेशा याद रखिए नॉमेनक्लेचर का मतलब आपसे पूछा जाए तो वन स्पेसिफिक नेम कंसिस्टिंग मतलब एक स्पेसिफिक नेम है जो कि कंसिस्ट करता है क्या? जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट को, ठीक है। फिर से रिपीट कर लेते हैं। आपसे कभी भी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मतलब क्या होता है तो आपको बताना है सिंपली वन स्पेसिफिक नेम होता है कंसिस्टिंग, जिसमें आते हैं जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट को यहाँ पर रखा गया है जो कि एक स्पेसिफिक नेम है, कंसिस्टिंग है, क्या कंसिस्ट कर रहा है? जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हर्बेरियम यहाँ पर क्या होता है? ठीक है, हर्बेरियम क्या है यहाँ पर? आपका जो हर्बेरियम है वो आपको होगा ड्राई गार्डन, ठीक है। ऑप्शन 15 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हर्बेरियम इज़ ए ड्राई गार्डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस बोटैनिकल गार्डन क्यू इज़ लोकेटेड इन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर आप बताएं मुझे कि आपके हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पर हिसाब लगाया जाए कि आपका जो फेमस है बोटैनिकल गार्डन क्यू नाम से जो कि कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका स्थित है इंग्लैंड में, ठीक है। ऑप्शन आप सही करेंगे फर्स्ट। क्यू गार्डन की बात हो रही है, नाम याद रख लीजिए, क्यों से याद रख लीजिए, क्यों मैं क्यों करूँ काम, ठीक है। यहाँ से याद रखना, जब आप लड़ाई करते हो किसी से तो आप क्या बोलते हो? क्यों, मैं ही क्यों करूँ, तो क्यों से याद रखिए, ठीक है। तो फेमस बोटैनिकल गार्डन क्यों इज़ लोकेटेड इन इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक एड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछ के आ रहा है कि पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर स्पीसीज़ हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन होता है, वो किसके थ्रू होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस पहले क्लियरली अपने देख लेते हैं। ऑप्शंस आपके क्या क्या हैं? मोनोग्राफ है, मैनुअल है, फ्लोरा है, यहाँ पर पीरियोडिकल है। तो आपका जो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन होगा वो टोटली मैनुअल तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा आपका मैनुअल सही होगा, इसको हम सही करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना फिर से रिपीट कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक एड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। तो आपका हमेशा मैनुअल तरीके से आइडेंटिफिकेशन रहेगा, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर देखिए क्लियरिफिकेशन दे रखा है, मैनुअल कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड in an area. They also provide information about keys, description of family, genus and species, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 18 देखते हैं फ्रेंड्स। क्या कहना चाहता है? विच वन ऑफ द टेक्सोनॉमी एड्स, यहाँ पर टेक्सोनॉमी एड की बात हो रही है, कैन बी गिवन कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। क्या दे सकता है वो? कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट दे सकता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकता है किसी भी एक जीनस और फैमिली पर्टिकुलर टाइम पर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा मोनोग्राफ, ठीक है। आपका मोनोग्राफ इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर अपना क्लियरिफिकेशन एक बार और चेक कर लेते हैं। टेक्सोनॉमी की आर एड्स फॉर रैपिड
इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन प्लांट। यहाँ पर टैक्सोनॉमी जो होती है एक कुंजी होती है किसकी, जो कि रैपिड होता है, एड ऑफ रैपिड, मान सकते हो कि जो अननोन प्लांट्स होते हैं उनको यहाँ पर आइडेंटिफाइड करने के लिए यहाँ पर टैक्सोनॉमी की का प्रयोग करते हैं। सिंपली इतना ही अगर आप समझेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो ये आपका ऑप्शन है मोनोग्राफ, ये किस बेस पर आपका यहाँ पर सही किया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए मोनोग्राफ इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सोनॉमी ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप। ठीक है, मोनोग्राफ क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सोनॉमिक ट्रीटमेंट है किसके लिए, एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप, जनरली ए जीनस और ए फैमिली, प्रोवाइडिंग टैक्सोनॉमिक डाटा रिलेटेड टू द ग्रुप। ठीक है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन में रखा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, मोनोग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 19 आ गया। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। के बेस्ड पर हमें एनिमल और प्लांट्स की जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो कौन सी यहाँ पर नाम आपको दिया गया है, वो कौन सा टैक्सोनॉमिक एड है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड इज़ यूज, कौन सा एक टैक्सोनॉमिक एड है जो कि आपसे सिमिलर एनिमल का जो एनिमल और प्लांट है जो कि सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका कीज। ठीक है, वो होगा आपका कीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। की इज़ ए टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलर और डिसिमिलर। ठीक है, ये याद रखिए, कीज इज़ ए टैक्सोनॉमिकल एड है जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है किसी भी प्लांट या एनिमल में जो कि सिमिलर हो सकता है और डिसिमिलर के बेस पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप इसको याद रख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 20 देखते हैं। 20 द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रैक्टिकल के पर्पस पर जो क्लासिफिकेशन होता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इज़ टू, इसको किस तरीके से हम बताएंगे। ऑप्शन क्या क्या है, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रैक द एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, या फिर फैसिलिटेटेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा फैसिलिटेटेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन। ठीक है, अननोन ऑर्गेनिज्म होगा। क्वेश्चन क्या है, दोबारा रिपीट करेंगे। द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपका जो पर्पस है क्लासिफिकेशन का लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो क्या पर्पस है आपका। ठीक है, जो प्रैक्टिकल पर्पस के बारे में पूछा है तो यहाँ पर फैसिलिटेटेड आइडेंटिफिकेशन हो जाए किसी भी एक अननोन ऑर्गेनिज्म का, सिंपल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टैक्सोन से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो इसको आप पता होना चाहिए टैक्सोन क्या है। तो टैक्सोन क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, टैक्सोन इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, इसको हम कह सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। टैक्सोन इज ए ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी लेवल इज। ठीक है, ये आपका क्लासिफिकेशन का नाम दे रखा है, इसको जो आप पढ़ सकते हो वो पढ़िए। क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन सम कॉमन करेक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। रिप्रेजेंट द रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, प्लेस इन एनी कैटेगरी हो सकता है। ठीक है, कैटेगरी इटसेल्फ इज एब्स्ट्रैक्ट टर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा टैक्सोन इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टमैटिक रिफरेंस टू द सिस्टमैटिक। ठीक है, यहाँ पर सिस्टमैटिक की बात हो रही है, तो आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, पहले तो अपने ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शंस क्या क्या हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बी नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इरिटेशनल शिप। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो जो ऑप्शन आपका सही रहेगा वो जो 22 का है, सिस्टमैटिक रिफर टू एज टू द आपका डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशनशिप। ठीक है,
तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब की से फिर से एक रिपीट हो गया है क्वेश्चन, वो भी देख लीजिए। की आर जनरली इन नेचर, की नेचर यहाँ पर आपको बताना है की का नेचर किस तरीके का हो सकता है। तो की का जो नेचर है वो एनालिटिकली होता है, ठीक है। की का हमेशा नेचर आपको एनालिटिकली रखना है, हमेशा याद रखिए, कोई भी गड़बड़ ना करे। एक छोटे छोटे पॉइंट पर ही आपका 1 मार्क्स चला जाएगा, ठीक है। 1 मार्क्स चला जाएगा और आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि बस आप क्वालिफाइड हो गए हो, उसके बाद अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो 1 मार्क्स बहुत ज़रूरी है, अच्छे नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 140 प्लस तो लेकर ही आना है सबको, क्योंकि इस बार जो काउंसलिंग हो रही है उस काउंसलिंग में काफ़ी कट ऑफ हाई गया है। बच्चों को 140 प्लस वालों को राउंड 1 में ही मिल गया था कॉलेज, और 120 से जो लेस हैं उनको तो अभी भी कॉलेज नहीं मिला है। मॉप ऑफ राउंड की काउंसलिंग भी चल रही है, वेट कर रहे हैं काफ़ी बच्चे, 26 तारीख से है। तो देखते हैं क्या होता है, सीट मैट्रिक्स और उसका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आएगा तभी सब क्लियर हो पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें सब पढ़ाई को अच्छी तरीके से करें, सीरियसली पढ़ाई करें और कम से कम 140 प्लस मार्क्स लेकर के आएँ, तभी अच्छे कॉलेज अलॉट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 अपना कंप्लीट हो गया, एनालिटिकली हो गया इसका आंसर करेक्ट, ठीक है। 24 देखते हैं। ईच स्टेटमेंट इन द की इज़, हर एक स्टेटमेंट में आपका की क्या होगा, हर एक स्टेटमेंट में आपका की क्या हो सकता है, लीड हो सकता है, ठीक है। लीड इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि आपका नॉट करेक्टरिस्टिक पूछा है यहाँ पर आपसे। सो पहले तो अपना सबसे पहले क्या करते हैं, अपने ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शंस क्या हैं आपका, रिप्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन और अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंटल चेंज, या फिर आपका डिफरेंशिएशन फ्रॉम द सेल टिश्यू। तो आपसे यहाँ पर नॉन करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ पूछा है, तो आपका जो बेस्ट आंसर होगा वो आंसर आपका होगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन फ्रॉम द सेल टिश्यू, ठीक है। आपसे नॉन करेक्टरिस्टिक पूछा है तो आप हमेशा डिफरेंशिएशन फ्रॉम द सेल टिश्यू, फ्रॉम सेल टिश्यू सेल टू टिश्यू, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, करेक्ट ऑप्शन अपना करेंगे। 25 का डी इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 26। इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम ओनली द, ठीक है, आपसे पूछा है नेम ओनली द कैपिटलाइज, ठीक है। आपसे जो पूछा क्या है, आपको यहाँ पर पूछा है इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम पूछा है, ओनली द कैपिटलाइज होना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका सही ऑप्शन है जीनस, ठीक है। आपका सही ऑप्शन है जीनस। देखिए यहाँ भी देख लेते हैं एक बार, तभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम ओनली द जीनस इज़ कैपिटलाइज, ठीक है। प्रिंटेड साइंटिफिक नेम हमेशा जीनस क्या होगा, जीनस इज ए कैपिटलाइज, जीनस ही कैपिटलाइज करेंगे। जीनस इज ए assemble of related species which involve the common ancestor and certain common characters होते हैं, जिससे सोलेनम हो गया, टुबरोसम हो गया, सोलेनम मैग्नोस मैलोंगिना हो गया, आर 2 स्पीसीज हो गई बिलोंग टू द सेम जीनस ऑफ सोलेनम, ठीक है। तो ये क्या है आपका जीनस इज ए कैपिटलाइज है, जो कि आपका इस एक के प्रिंटेड साइंटिफिक नेम है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। ईच कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमिक, ठीक है, हायरार्ची से पढ़ सकते हो, जो आपका मन है वो आप इसे पढ़ सकते हो। टू एज ए यूनिट ऑफ, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, आपका एक टेक्सोनॉमी के हायरार्ची रिफर टू एज ए यूनिट, किससे, कौन सी, जो कि आपकी यहाँ पर क्लासिफिकेशन की होती है, ठीक है। तो इसको हम क्लासिफिकेशन को करेक्ट ऑप्शन रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा रहने वाला है, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिज्म ग्रो ओनली अप टू ए सर्टेन एज, ठीक है, सही है, ठीक है। हमेशा एक ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट है, एक सर्टेन एज तक ही ग्रो करते हैं, ठीक है।
तो द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन फ्रॉम द इनसाइड, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी इज ए करेक्ट आंसर। हमेशा रिपीट कर रही हूँ कि जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं, एक सर्टेन एज तक करते हैं और इनसाइड से करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ऑल ऑफ एबव करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसकी बात यहाँ पर आपसे चल रही है। तो आपको एक करेक्टरिस्टिक आपके देखने हैं कि कौन से आपके यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो पहले अपने ऑप्शंस देखते हैं। बोटैनिकल गार्डन हैव कलेक्टेड ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रिफरेंस, ठीक है। ऑप्शन आपका ये 1 है। ऑप्शन 2 क्या है, ए म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ द फोटोग्राफ ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, की इज ए टैक्सोनॉमिक एड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, बिल्कुल भी नहीं है। अभी ऊपर क्वेश्चंस किए तक बिल्कुल इसको करेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है आपको यहाँ पर दिख ही गया होगा, नीचे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। विच 2 पॉइंट्स आर नोन एज ट्वाइन करेक्टर ऑफ ग्रोथ। ट्वाइन करेक्टर्स एक मैंने पिछली बार एक वीडियो डाला था, उसमें भी सेम क्वेश्चन हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्वाइन करेक्टर ऑफ ग्रोथ पूछा है तो इंक्रीज इन मास डिफरेंशिएशन, इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, और आपका 4th क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए इंक्रीजेस इन मास हो सकता है, उसके बाद आपका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है। तो 2 करेक्टर क्या है, मास में तो इंक्रीजमेंट होता है, ये सभी को मालूम है, उसके बाद में इंक्रीजमेंट इन इंडिविजुअल में भी होगा। तो यहाँ पर 30 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर 2 दिए होंगे नीचे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 1st एंड 3rd, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज ए करेक्ट आंसर, जिसमें आपके कौन कौन से दे रखे हैं, इंक्रीजेस इन मास एंड इंक्रीजेस इन इंडिविजुअल, इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंक्रीजेस इन मास, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में अपने और क्वेश्चंस को आपके साथ में शेयर करेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि हर बार रिपीट होते हैं, रिपीटेबल क्वेश्चंस हैं, और अपनी प्रैक्टिस को लगातार करते रहिए। चैप्टर के अकॉर्डिंग हम आपके सामने 30 क्वेश्चन का सेट लेकर के आपके साथ शेयर करने आएंगे। हर शाम को वीडियो या फिर दोपहर में कभी भी किसी टाइम पर आपके साथ में वीडियो शेयर कर सकते हैं, तो हमेशा आप रेडी रहें। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।